हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का संपूर्ण सिलेबस टॉपिक वाइज समझाऊंगा। बीए थर्ड ईयर और बीए थर्ड ईयर और पंचम सेमेस्टर में 3 पेपर आपको पढ़ने हैं। पहला है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है पब्लिक पॉलिसी एंड 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 एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। 3 पेपर आपके सिलेबस में दिया गया है बीए थर्ड ईयर और पंचम सेमेस्टर में। तो आइए सबसे पहले हम प्रथम प्रश्न पत्र को समझते हैं, पहले पेपर को समझते हैं जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना के विशेष संदर्भ में। तुलनात्मक शासन और राजनीति ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और चीन के विशेष संदर्भ में। आपको 4 देशों का संविधान पढ़ना है। पहला है ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा है चाइना। आइए हम इस पेपर का विश्लेषण करते हैं, इस पेपर को जानते हैं कि इस पेपर में क्या क्या दिया गया है, आपके प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पढ़ना है आपको और कौन कौन सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह पेपर जो है 100 नंबर का है, 100 नंबर का दिया गया है और इसमें पहला यूनिट है नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, नेचर प्रकृति। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता क्या है, ये पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। दूसरा यूनिट क्या है? पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद है। पूंजीवाद पूंजीवाद क्या है, आपको पूंजीवाद के बारे में अध्ययन करना है। और द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र का विचार, यानी कि उदार लोकतंत्र क्या है यह भी आपको पढ़ना है। उदार लोकतंत्र ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा यूनिट है आपका है सोशलिज्म एंड द वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिज्म यानी समाजवाद। सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? समाजवाद पढ़ना है। और वर्किंग ऑफ सोशलिस्ट स्टेट और समाजवादी राज्य के कार्य, जो राज्य समाजवादी हैं उनके कार्य कौन कौन से हैं, उन कार्यों को आपको पढ़ना है। चौथा यूनिट है डीकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है विउपनिवेशीकरण। डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है विउपनिवेशीकरण। और द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील। डेवलपिंग वर्ल्ड का मतलब होता है विकासशील वर्ल्ड में, विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका। विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका। द रोल ऑफ स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील विश्व में राज्यों की भूमिका के बारे में आपको अध्ययन करना है। आइए हम बढ़ते हैं अब यूनिट फिफ्थ की तरफ। यूनिट फिफ्थ में दिया गया है साइलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं पढ़ना है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ब्रिटेन की विशेषताएं आपको पढ़ना है। ब्रिटेन की यानी कि ब्रिटेन संविधान का सब कुछ पढ़ना है आपको। इसमें क्या क्या दिया गया है? ब्रिटेन का संविधान आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, संविधान आपको पढ़ना है। इसमें ठीक से लिखा नहीं जा रहा है।
इस PDF से पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसमें गलती होगी, उसको आप लोग सुधार के पढ़िएगा। साइलेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। और आपको एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश सम्राट। प्रधानमंत्री और ब्रिटिश का सम्राट आपको पढ़ना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, सम्राट के पावर क्या हैं, विशेषाधिकार क्या हैं, कार्य क्या हैं, सम्राट और प्रधानमंत्री का क्या संबंध है, और लेजिस्लेचर क्या है यानी कि संसद, ब्रिटिश संसद का आपको अध्ययन करना है। ब्रिटिश संसद के कितने अंग हैं, संसद के कार्य क्या हैं, संसद के विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब का आपको अध्ययन करना है। एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके, और न्यायपालिका की भूमिका का भी आपको अध्ययन करना है। न्यायपालिका की भूमिका, रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका, इसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं इसको। न्यायपालिका का अध्ययन करना है। यूनिट 6 में आते हैं। यूनिट 6 में जो है एजेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA, अमेरिका। USA का मतलब अमेरिका के संविधान का अध्ययन आपको करना है। अमेरिका के संविधान के अलावा आपको पावर एंड फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य और शक्तियाँ आपको पढ़ना है। कार्यपालिका का मतलब हो गया यहाँ राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब का आपको अध्ययन करना है। लेजिस्लेचर, वहाँ के संसद के बारे में यानी कि अमेरिका के कांग्रेस के बारे में अध्ययन करना है। अमेरिका की संसद को हम कांग्रेस बोलते हैं, तो कांग्रेस का अध्ययन करना है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, एक सीनेट है, दूसरा प्रतिनिधि सभा है। तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियों का अवलोकन आपको करना है। जुडिशरी इन USA, अमेरिका में न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के कार्य, शक्तियाँ, क्षेत्राधिकार का अध्ययन करना है। और फिर हम आते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 पर आते हैं। यूनिट 7 में चीन के संविधान के बारे में दिया गया है। आपको चीन के संविधान का अध्ययन करना है। कन्फ्यूशियनिज्म यानी कि कन्फ्यूशियसवाद क्या है, माओवाद क्या है, माओवाद क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम, और चाइनीज राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, अर्थात चाइना के संविधान का अध्ययन करना है, चाइना के राष्ट्रपति का अध्ययन करना है, चाइना के संसद का अध्ययन करना है, जिसको हम कहते हैं जनवादी कांग्रेस। संसद को क्या कहते हैं, चाइना के संसद को क्या कहते हैं? जनवादी कांग्रेस। इसका आपको अध्ययन करना है। वन कंट्री टू सिस्टम, और एक देश में 2 व्यवस्थाओं को समझना है। वहाँ पर 1 पार्टी 2 सिस्टम को समझना है चीन के संविधान में। फिर आते हैं हम यूनिट 8 पर। यूनिट 8 में प्लूरल एग्जीक्यूटिव दिया गया है। इसका मतलब होता है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अध्ययन आपको करना है। फिर हम आते हैं रिफरेंडम। ये रिफरेंडम जो है यह स्विट्जरलैंड के संविधान के बारे में दिया गया है। यानी कि यहाँ पर आपको यूनिट 8 में स्विट्जरलैंड के संविधान को पढ़ना है। स्विट्जरलैंड के संविधान को आपको पढ़ना है। स्विस संविधान को आपको पढ़ना है। स्विट्जरलैंड के संविधान को पढ़ना है। स्विट्जरलैंड के संविधान में है बहुल कार्यपालिका, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। इस जनमत संग्रह को आपको पढ़ना है। इनिशिएटिव का मतलब होता है आरंभक। वहाँ पर एक व्यवस्था है आरंभक की, तो आपको आरंभक के बारे में पढ़ना है।
एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन आपको करना है, यानी कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बारे में आपको अध्ययन करना। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको मैंने बताया तुलनात्मक शासन और राजनीति का पाठ्यक्रम जो 8 यूनिट में विभाजित है और 8 यूनिट का आपको अध्ययन करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर पर। जो नेक्स्ट पेपर आपका है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल नेक्स्ट पेपर आपका है बीए थर्ड ईयर का सेमेस्टर पंचम। नेक्स्ट पेपर है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। यह द्वितीय प्रश्न पत्र है, यह भी 100 नंबर का है और इसमें आपको यह भी 8 यूनिट में विभाजित किया गया है। इसमें आपको पढ़ना है, पहले यूनिट पे हम चलते हैं। पहले यूनिट में आपको पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, क्षेत्र क्या है और महत्व क्या है। यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व पढ़ना है। फिर दूसरा इसमें चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन इसको हम कह सकते हैं या फिर हम इसको एक विषय कह सकते हैं। अनुशासन या विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। तो अनुशासन और एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ इसका अध्ययन करना है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को पढ़ना है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या हैं, इसका आपको अध्ययन करना है। और रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका, इसका भी अध्ययन करना है। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है। इस यूनिट पर मेरा वीडियो पूरा हो चुका है। मैं प्रथम यूनिट से संपूर्ण वीडियो बना चुका हूं। अब मुझे द्वितीय यूनिट से वीडियो बनाना है। आइए देखते हैं द्वितीय यूनिट क्या है, यानी कि सेकेंड यूनिट क्या है। सेकेंड यूनिट में आपको दिया गया है टाइप, बेस। टाइप का मतलब प्रकार, बेस का मतलब आधार, प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। संगठन के प्रकार, आधार और सिद्धांत। संगठन क्या है, इसमें आपको संगठन क्या है, संगठन का अर्थ क्या है, संगठन की परिभाषा क्या है और संगठन के सिद्धांत कौन से हैं, संगठन के आधार क्या हैं, ये सब आपको अध्ययन करना है। फिर सेकेंड टॉपिक हो जाता है, सेकेंड टॉपिक आपका है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत, यानी कि संगठन के कौन से सिद्धांत कार्यरत हैं। उसमें पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्लासिकल थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का तात्पर्य होता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब। और फिर दूसरा है क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी को हम शास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। फिर तीसरा है मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत। मैक्स वेबर ने संगठन के संबंध में नौकरशाही सिद्धांत दिए हैं, उस नौकरशाही सिद्धांत का हमें अध्ययन करना है। फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, मानव संबंध सिद्धांत। डिसीजन मेकिंग थ्योरी, निर्णय निर्माण सिद्धांत। इकोलॉजिकल थ्योरी, पारिस्थितिकी उपागम या पारिस्थितिकी सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों का अध्ययन करना है कि इन विभिन्न सिद्धांतों का संगठन में क्या महत्व है। आइए अब चलते हैं यूनिट थर्ड पर। यूनिट थर्ड में आपका दिया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि मुख्य कार्यपालिका है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, मुख्य कार्यपालिका। टाइप एंड फंक्शन, यानी प्रकार और कार्य।
टाइप एंड फंक्शन, टाइप एंड फंक्शन यानी प्रकार और कार्य। लाइन स्टाफ ऑक्सिलरी एजेंसी। लाइन सूत्र, स्टाफ और सहायक अभिकरण क्या है? सूत्र, सूत्र, स्टाफ और सहायक, सहायक अभिकरण, सहायक अभिकरण क्या है? इसका आपको अध्ययन करना है। डिपार्टमेंट, विभाग क्या होता है? पब्लिक कॉरपोरेशन, लोक निगम क्या होता है? बोर्ड एंड कमीशन, बोर्ड और कमीशन क्या होता है? निदेशक बोर्ड क्या होता है? कमीशन क्या होता है? यानी कि आयोग, कमीशन का मतलब होता है आयोग क्या होता है? इन विभिन्न आयोगों का आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, स्वतंत्र नियामकी आयोग आपको पढ़ना है। स्वतंत्र नियामकी आयोग जो अमेरिका में कार्यरत है, स्वतंत्र नियामकी आयोग, स्वतंत्र नियामकी आयोग का आपको अध्ययन करना है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि प्रदत्त विधायन आपको अध्ययन करना है। प्रदत्त विधायन क्या होता है? इस प्रदत्त विधायन का अध्ययन करना है। आइए हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ बजट, फॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, यानी कि बजट का निर्माण कैसे होता है? बजट का निर्माण कैसे होता है और बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है? अकाउंट एंड ऑडिट, लोक लेखा परीक्षण का अध्ययन आपको करना है। लेखा परीक्षण का लेखांकन और लेखा परीक्षण का आपको अध्ययन करना है कि लेखा परीक्षण क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इन सब का आपको अध्ययन करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बजट में बजट कैसे बनता है, बजट का क्रियान्वयन कैसे होता है, इस सब का अध्ययन आपको करना है। और अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासकीय विधि क्या होती है? प्रशासकीय विधि, प्रशासकीय विधि क्या होती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको यूनिट 3 में भी दिया गया है। प्रदत्त विधायन इसमें भी है, इसमें भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और प्रशासकीय अधिकरण, प्रशासकीय अधिकरण के बारे में आपको पढ़ना है कि प्रशासकीय अधिकरण होता क्या है, इन सब का आपको अध्ययन करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 6 में दिया गया है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नव लोक प्रशासन। नव लोक प्रशासन आपको पढ़ना है, नव लोक प्रशासन आपको पढ़ना है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंध को आपको पढ़ना है, नव लोक प्रबंध का अध्ययन करना है। न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, नव लोक सेवा उपागम को पढ़ना है, नव लोक सेवा उपागम को पढ़ना है। गुड गवर्नेंस और सुशासन को पढ़ना है, जिसकी धारणा वर्तमान में चल रही है। सुशासन का नाम लिया जा रहा है हर राज्यों के द्वारा, भारत के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा सुशासन का नाम लिया जा रहा है कि देश में सुशासन स्थापित होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, तो आपको सुशासन के बारे में पढ़ना है यूनिट 6 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 में अब बढ़ते हैं यूनिट 7 की तरफ। यूनिट 7 के अंतर्गत डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी कि विकास प्रशासन दिया गया है। विकास प्रशासन के बारे में दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और प्रशासकीय विकास की अवधारणा क्या है? प्रशासकीय विकास की अवधारणा क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और अस्थाई और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंध क्या है? अस्थाई कार्यपालिका, परमानेंट कार्यपालिका, अस्थाई कार्यपालिका और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कार्यपालिका। जो पॉलिटिकल कार्यपालिका होता है वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
ये पॉलिटिकल कार्यपालिका होते हैं, और जो परमानेंट कार्यपालिका यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है वह नौकरशाह होते हैं, यानी कि सिविल सेवक होते हैं। नौकरशाह होते हैं, सिविल सेवक। अधिकारी वर्ग होता है या कर्मचारी वर्ग होता है, जैसे डीएम को हम कार्यपालिका कर सकते हैं, और इसी तरह से जो विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं उनको हम कार्यपालिका कर सकते हैं। तो इस यूनिट में आपको अस्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करना है। यूनिट 8 पर आते हैं। यूनिट 8 में दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का विकास। भारतीय प्रशासन का विकास, भारतीय प्रशासन का विकास का अध्ययन करना है। भारतीय प्रशासन का विकास का अध्ययन करना है। इसमें एनिशिएंट प्राचीन, इसमें एनिशिएंट का अध्ययन करना है। प्राचीन काल में भारत में लोक प्रशासन का स्वरूप क्या था, या प्राचीन काल में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। मेडुअल यानी कि मध्यकाल में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। मॉडर्न आधुनिक काल में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। इन विकास का अध्ययन करना है। तो यूनिट 8 तक हमने आपको बताया लोक प्रशासन से। दूसरा पेपर क्या है, लोक प्रशासन के सिद्धांत, जो 8 यूनिट में विभाजित है और 8वां यूनिट आपको पढ़ना है। तो आपको मैंने प्रथम प्रश्न पत्र कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और द्वितीय प्रश्न पत्र को विस्तार पूर्वक बताया, लाइन टू लाइन समझाया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ता हूं। जो आपका नेक्स्ट पेपर है बीए 3rd ईयर का और सेमेस्टर 5th का, यह पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लोक नीति निर्माण। क्या है ये, लोक नीति निर्माण और भारत में लोक प्रशासन दिया गया है। यूनिट 5th है। यूनिट 5th सेमेस्टर 5th के अंतर्गत ये तीसरा प्रश्न पत्र है, पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से आपको प्रैक्टिकल, यह प्रैक्टिकल है, यह फुली प्रैक्टिकल है, और इसमें प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है। यह पेपर पढ़ाया नहीं जाएगा, आप लोगों को स्वयं पढ़ना होगा। साथ साथ अब इसके लिए आप अपने टीचर से सहयोग ले सकते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला यूनिट आपके 3rd प्रश्न पत्र में, आपके तृतीय प्रश्न पत्र में पहला यूनिट देखते हैं। इसमें डिफिनेशन, स्कोप, टाइप, सिग्निफिकेंस ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति का महत्व, प्रकार, क्षेत्र और परिभाषा। यानी कि लोक नीति की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकार और महत्व के बारे में दिया गया है। इसका अध्ययन करना है। पब्लिक पॉलिसी एज ए इमर्जिंग फील्ड ऑफ स्टडी, या अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लोक नीति को पढ़ना है। अध्ययन के क्षेत्र के रूप में लोक नीति को पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है विश्व पर या देश पर। इस वैश्वीकरण के प्रभाव का भी आपको अध्ययन करना है। पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया, भारत में लोक नीति का निर्माण कैसे होता है। मेजर डिटरमाइनेंट्स, यानी कि मुख्य निर्धारण कौन हैं। पॉलिसी मेकिंग के मुख्य निर्धारक कौन कौन से हैं। पॉलिसी निर्माण के मुख्य निर्धारण तत्व कौन कौन से हैं। पहला है पॉलिटिकल पार्टी, यानी राजनीतिक दल, इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, मास मीडिया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गैर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट एजेंसी, सरकारी अभिकरण हैं, इंटरनेशनल एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण हैं। तो इन सब का आपको अध्ययन करना है। नीति आयोग है, लेजिस्लेचर है, विधायिका है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, टेक्निक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी क्रियान्वयन के प्रविधियां पढ़ना है। पॉलिसी या नीति क्रियान्वयन के टेक्निक को आपको अध्ययन करना है, यानी कि तकनीकी या प्रविधियां का अध्ययन आपको करना है। आइए अब चलते हैं यूनिट 2 पर। यह जो है 4 ही यूनिट में दिया गया है और 4 यूनिट का आपको अध्ययन करना है। दूसरा यूनिट है पॉलिसी इवैल्यूएशन, नीति का मूल्यांकन। नीतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, नीति मूल्यांकन की अवधारणा को आपको पढ़ना है।
सर्वे, यानी कि नीतियों का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं, फील्ड में सर्वे करते हैं। सैम्पलिंग एजेंसी होती है, वह सैम्पलिंग करती है, सैम्पलिंग करके वह सर्वे करती है। इंडिपेंडेंट स्टडीज ग्रुप, कुछ स्वतंत्र ग्रुप होते हैं, स्वतंत्र समूह होते हैं जो कि अध्ययन करते हैं क्षेत्र में। जैसे हम CS और DS को देख सकते हैं, यह सर्वे करके पब्लिक पॉलिसी के बाद यह सर्वे करती है और सर्वे विभिन्न प्रकार के सर्वे करती है और पब्लिक ओपिनियन को ज्ञात करती है, पब्लिक ओपिनियन की जानकारी लेती है। फिर है क्राइटेरिया फॉर पॉलिसी इवेल्युएशन, पॉलिसी का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसकी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि उसकी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि प्रॉब्लम है, पॉलिसी का मूल्यांकन करने में कौन सी समस्याएं आती हैं, नीड आवश्यकताएं क्या है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, गुड गवर्नेंस, मेजर कांस्टेंट इन पॉलिसी फार्मूलेशन, गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन है, और मेजर कांस्टेंट इन पॉलिसी फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मेजर कांस्टेंट का मतलब होता है मुख्य बाधाएं, पॉलिसी निर्माण और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं, उनको आपको अध्ययन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 3 पर आते हैं। यूनिट 3 है पॉलिसी इंटरवेंशन, केस स्टडीज, मॉक पार्लियामेंट, पंचायती राज, NEP, मनरेगा, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, वेलफेयर प्लान्स फॉर वुमेन्स एंड वीकर सेक्शन, फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर। यूनिट 3 में दिया गया है पॉलिसी इंटरवेंशन। पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब नीति हस्तक्षेप, पॉलिसी का मतलब नीति, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, नीति हस्तक्षेप। नीतियों में कौन कौन हस्तक्षेप करते हैं, केस स्टडीज, मॉक पार्लियामेंट, पंचायती राज व्यवस्था, नेशनल NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपको अध्ययन करना है, मनरेगा का अध्ययन करना है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और जो पर्यावरणीय नीतियाँ होती हैं उनका अध्ययन करना है, वेलफेयर प्लान जो होता है उसका अध्ययन करना है। वेलफेयर प्लान मतलब लोक कल्याणकारी योजनाएं जो होती हैं औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए होती हैं, और वीकर सेक्शन दुर्बल वर्गों के लिए होती हैं, ठीक है, भी आपको अध्ययन करना है। दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। वर्किंग एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट इन एक्चुअल पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन, और वास्तविक नीति निर्माण में वास्तविक लोक नीति निर्माण में संसद की भूमिका और कार्य, यानी कि संसद किस प्रकार की नीतियां बनाती है, किस प्रकार की कार्य करती है, इन सब का आपको अध्ययन करना है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो पेपर आपका 4 है, जिसको हम प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। आपको एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है जो मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा, मैक्सिमम मार्क 100 नंबर का होगा, और इसमें भी आपको एक टॉपिक चुनना है, उस टॉपिक पर टीचर के द्वारा लेक्चर दिया जाएगा। जैसे कि इसमें है ए प्रोजेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ एन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम पार्लियामेंट डाउन टू द पंचायत, ए प्रोजेक्ट ऑन स्टडी इशू इन्वॉल्व इन नेशनल, स्टेट और लोकल इलेक्शन एंड पोस्ट फैक्टो एनालिसिस। आपको किसी इलेक्शन का अध्ययन करना है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का इलेक्शन हो, चाहे लोकल स्तर का या पंचायती राज व्यवस्था का हो, या फिर राज्य का इलेक्शन हो, राज्य का इलेक्शन हो, उस इलेक्शन का आपको विश्लेषण करना है, उस पर प्रोजेक्ट तैयार करना है। और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी स्टार्टिंग फ्राम पार्लियामेंट डाउन टू द पंचायत, यानी कि संसद से लेकर पंचायत की जो व्यवस्था होती है, और जो प्रतिनिधि होते हैं, जो निकाय होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के कार्यों के बारे में आपको अध्ययन करना है, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये इसमें आपको एक प्रोजेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप अपने अपने विश्वविद्यालय स्तर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो सिलेबस मैं बता रहा हूँ, यह कॉमन सिलेबस है, यानी कि समान पाठ्यक्रम है सभी विश्वविद्यालयों में लगभग यही पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, और यही पेपर सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि आपको 3 पेपर पढ़ना है,
आपको 3 पेपर पढ़ना है। पहला पेपर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। पहला पेपर है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा पेपर आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी 2 पेपर को आपको अध्ययन करना है। बाकी तीसरा पेपर जो है पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, इसमें प्रैक्टिकली तैयार करना है। और फिर चौथा पेपर आपका हो जाता है, चौथा पेपर ये तीसरा पेपर आपका है पब्लिक पॉलिसी फार्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और चौथा पेपर जो है प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क आपको तैयार करना है, प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। ये 4 पेपर आपको पढ़ने हैं। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए आप लोग अभी से लग जाइए परीक्षा के लिए। अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं लोक प्रशासन पर वीडियो बनाता जा रहा हूं, और लोक प्रशासन का जब 4 यूनिट समाप्त हो जाएगा उसको रोक कर मैं फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पर वीडियो बनाना शुरू करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको सिलेबस पूरा समझा दिया हूं, और जो सिलेबस आपको समझ में न आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।